हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग। और आज हम क्लास 10th के एक ऐसे चैप्टर के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं जिसको क्लास 10th के बच्चे जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं। ये चैप्टर बहुत सारी वैरायटीज़ लेकर के आता है और कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा ज़्यादा ही ट्विस्ट कर देता है, और इसको थोड़ा सा ज़्यादा सिंप्लीफाई करके अच्छे से समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्क्स तो तुम्हारे बहुत सारे बैठे हुए हैं इसके ऊपर। और ऐसे चैप्टर को अगर लैक कर दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं तुमको समझाने की कोशिश करता हूँ। आज थंबनेल देख के तुम लोगों को अंदाज़ा हो ही गया होगा कि हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज के चैप्टर के बारे में खास ये है कि ये चैप्टर जो है बहुत सारे ऐसे विविड कॉन्सेप्ट्स लेकर के आता है जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हम पढ़ने वाले बेसिकली हीट के बारे में। अब हीट बेसिक्स में हम लोग बहुत बार से समझते चले आ रहे हैं, और एक चीज़ के साथ हमेशा से हमारी लड़ाई चलती चली आ रही है कि हीट क्या है और टेम्परेचर क्या है। ये दोनों के साथ हमारा बड़ा ही अंतर्द्वंद चलता है। हम हमेशा ही कंफ्यूज रहते हैं कि हीट क्या होता है और टेम्परेचर क्या होता है। दोनों के अंदर डिफरेंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हीट बेसिकली क्या है? हीट बेसिकली एनर्जी है। हीट क्या है? हीट एनर्जी है। इंट्रिंसिक है। इंट्रिंसिक मत बोलो थोड़ी देर के लिए, अभी इसकी बातें बाद में करेंगे। तो हीट बेसिकली अभी हमारे लिए क्या है? हीट हमारी एनर्जी है, ठीक है। अब यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो गया? टेम्परेचर तुम्हारे लिए सिंबॉलिफिकेशन हो सकता है। सिंबॉलिफिकेशन या फिर रिप्रेजेंटेशन हो सकता है कि किस बॉडी के अंदर कितनी ज़्यादा हीट है या कितनी कम हीट है। इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कौन दे सकता है तुमको? टेम्परेचर दे सकता है, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर सिर्फ एक स्केल है जो एक सर्टन वैल्यू से लेकर के एक सर्टन वैल्यू तक चलती है, और हमको क्या बताती है? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस। ये हमको बता सकती है कि कितना बॉडी हॉट है या कितना बॉडी कूल है। इसके बारे में सिर्फ हमको कौन बता सकता है? टेम्परेचर बता सकता है। पर मेन कॉज इसके हॉट होने या कूल होने का कौन होता है? हीट होती है। हीट वो एनर्जी है जो जितनी ज़्यादा प्रेजेंट है उतना बॉडी ज़्यादा हॉट होगा, और जितना हीट का एब्सेंस है उतना बॉडी क्या होने वाला है? कूल होने वाला है। हीट जो है वो हमेशा बॉडी ऑफ हाई टेम्परेचर, बॉडी ऑफ हाई टेम्परेचर, जिस भी बॉडी का टेम्परेचर हाई होगा उससे बॉडी ऑफ लो टेम्परेचर की तरफ मूव करती है हमेशा। अगर मेरा हाथ गर्म है और ये पेंसिल ठंडा है तो होगा क्या कि मेरे हाथ में से हीट इसके अंदर मूव करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी, प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज वगैरह के अंदर हमको ये बातें समझ में आएंगी। तो ये तो बेसिक्स है थोड़ा बहुत, जिसके अंदर हम हीट और टेम्परेचर को समझने की कोशिश करेंगे। हीट बेसिकली एनर्जी है, और कितनी ज़्यादा या कितनी कम एनर्जी किसी बॉडी ने पोजेस करके रखी हुई है, इसका डिग्री है, इसका सिंबलिफिकेशन कौन देता है हमको? टेम्परेचर देता है, यूजिंग अ स्केल। अब बहुत तरीके के स्केल होते हैं, जैसा सेल्सियस का स्केल होता है, ठीक है, फ़ारेनहाइट का स्केल होता है, ठीक है, केल्विन स्केल होता है। ऐसे बहुत तरीके के स्केल्स हैं जो स्केल्स हमको ये बता देते हैं कि टेम्परेचर जो कुछ भी है वो कितना है, ज़्यादा है या फिर कम है, ठीक है। इसके बारे में हमको ये सारी बातें पता चलती हैं। अब नेक्स्ट जिसके बारे में हमको पढ़ना है वो हमारा हीट से रिलेटेड थोड़ा सा ज़्यादा हैवी कॉन्सेप्ट हो जाने वाला है। अब प्रॉपरली हम हीट के बारे में बात करेंगे, देखते हैं हीट का क्या कहानी है, ठीक है। रब कर देता हूँ मैं सब कुछ, ओके। तो हम लोग हीट की बात करना स्टार्ट कर देते हैं। अब हीट का डेफिनेशन यहाँ पे कैसे है? जैसा मैंने अभी तुम लोगों को 2 मिनट पहले बताया कि हीट कैन बी डिफाइंड एज एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर। तो मैंने तुमको क्या बताया कि हीट कैसे ट्रैवल करता है? हीट ट्रैवल करता है फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी। दोनों बॉडीज़ के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस है, तो अगर टेम्परेचर का डिफरेंस रहेगा तो ये हीट या फिर हीट एनर्जी एक बॉडी से दूसरे बॉडी के अंदर क्या होना शुरू कर देती है? ट्रांसफ़र होना स्टार्ट कर देती है। अब कुछ तो अमाउंट में ट्रांसफ़र हो रही होगी, इतनी हुई, इतनी हुई, इतनी हुई, कुछ तो तरीका होगा। इतना मास ले लोगे तो उसको 1 kg बोलोगे, इतना मास ले लोगे उसको 2 kg बोलोगे, तो इतनी हीट ट्रांसफ़र हुई तो कितना। उसके लिए हमको क्या पढ़ना पड़ता है? नेक्स्ट वाला कंसेप्ट पढ़ना पड़ जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट ऑफ हीट। हम ये देखेंगे कि हीट की यूनिट क्या है। तो हीट की यूनिट बेसिकली 2 टाइप की होती है। एक तो हीट का यूनिट होता है जूल, और दूसरा कैलोरी। एक जूल उसका यूनिट होता है और दूसरा उसका कैलोरी यूनिट होता है, ठीक है। जूल जो है हम एसआई सिस्टम के अंदर जूल का इस्तेमाल करते हैं, और सीजीएस सिस्टम के अंदर हम कैलोरी शब्द का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। बस इतनी बात है तक नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी लड़ाई किससे चलेगी? कैलोरी से चलेगी, और कैलोरी को ही हम यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैंने कोई मास ले लिया हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट लिया है जिसका मास m है,
ठीक है, 2 ग्राम का हो सकता है, 5 ग्राम का हो सकता है, 10 ग्राम का हो सकता है। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इसको ऐसा अज्यूम करूंगा कि ये एक यूनिट मास है। क्या अज्यूम करूंगा मैं इसको? यूनिट मास। जब भी मैं यूनिट मास बोलूं तो इसका वजन या तो 1 ग्राम होना चाहिए या फिर 1 केजी होना चाहिए। देखो हमेशा उसका मैग्नीट्यूड जो है कितना होना चाहिए? 1, मतलब मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए उसका? एक यूनिट मैग्नीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर। समझो अगर ये वाटर है, अगर मैं ये अज्यूम कर लेता हूँ कि ये वाटर है और इसका मास कितना है? 1 ग्राम है, तो मैं इसके टेम्परेचर को रेज करूंगा, मतलब टेम्परेचर इसका चेंज करने वाला हूँ। कितना? बाय 1 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, ज़्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, सिर्फ 1 डिग्री बढ़ाऊंगा। ठीक है, 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाऊंगा, तो कुछ तो हीट लगेगी इसको बढ़ाने के लिए, ऑब्वियस है। ठीक है, समझने की कोशिश करो कि 1 ग्राम वाटर को टेम्परेचर अगर मैं 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, 1 डिग्री पे नहीं ले जा रहा हूँ, 0 पे था 1 पे ला रहा हूँ, 1 पे था 2 पे ला रहा हूँ, 50 पे था 51 पे ला रहा हूँ, जिधर भी था फर्क नहीं पड़ता, मैं उसको 1 डिग्री बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, समझो फ्रॉम 14.5 टू 15.5 इज 1 कैलोरी। तो कितनी हीट लगी है इसके अंदर? 1 कैलोरी हीट लगी है। इस तरीके से हमने इसके स्टैंडर्ड क्या करके रखे हुए? सेट करके रखे। अगर 1 ग्राम पानी के बजाय मैं 1 केजी पानी ले लूँ, 1 केजी, और इसका भी टेम्परेचर मैं कितना बढ़ाने की कोशिश करूँ? 1 डिग्री सेल्सियस ही बढ़ाने की कोशिश करूँ, तो अभी तो कुछ अमाउंट ऑफ हीट लगेगी। तो कितनी लगने वाली है? 1 कैलोरी के बजाय वो कितनी हो जाती है? 1 किलो कैलोरी हो जाती है। तो अगर कल तुमसे कोई पूछ लेता है कि बताओ 1 कैलोरी हीट कितना होता है, तो 1 कैलोरी हीट उतना होता है जितना हम 1 ग्राम पानी लें और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री अगर बढ़ा दे, तो जितनी हीट लगेगी बढ़ाने में, उतने अमाउंट ऑफ हीट को हम क्या बोलते हैं? 1 कैलोरी बोलते हैं। और 1 ग्राम लेने के बजाय हम 1 किलोग्राम ले लें, ध्यान देना मेरे शब्दों पर, कि 1 ग्राम लेने के बजाय अगर हम 1 किलोग्राम ले लें, तो 1 कैलोरी लगने के बजाय 1 किलो कैलोरी लगना हीट स्टार्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 1 कैलोरी लग रहा है जब 1 ग्राम था, तो 1 किलो कैलोरी लगने लगा जब 1 किलोग्राम मास हो गया। तो वाटर का मास 1 ग्राम, तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी लगा। वाटर का मास 1 केजी मतलब 1 किलोग्राम, तो 1 डिग्री ही टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी के बजाय 1 किलो कैलोरी वैल्यू लगना शुरू हो गई। तो अमाउंट ऑफ हीट नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 ग्राम of water to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius is 1 calorie, and 1 kg of water by same 1 degree Celsius is called 1 किलो कैलोरी। ठीक है, तो इससे हमको समझ में आया कि 1 ग्राम था तो 1 कैलोरी लग रही थी, फिर से तो 1 केजी हो गया तो 1 किलो कैलोरी लगने लगी। समझ में आता है? तो यहाँ पे मुझको समझ में आया कि जैसे 1000 ग्राम मिल करके 1 केजी बनाते हैं, वैसे ही सेम टू सेम 1000 कैलोरी मिल करके 1 किलो कैलोरी बना लेंगे। ठीक है, जैसे 1 ग्राम 1 कैलोरी, 1 किलो तो 1 किलो, सेम यहाँ पे भी 1 किलो मास तो 1 किलो कैलोरी। तो 1000 ग्राम से 1 किलो बनता है, तो 1000 की कैलोरी से 1 किलो कैलोरी बन जाने वाली है। इतनी बातें हम लोगों को यहाँ पे समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, इतनी बातें हमको यहाँ पे समझ में आ जानी चाहिए। अब मैंने तुमको क्या बताया? मैंने तुमको बोला कि इसको हम तो मेजर करते हैं 2 तरीक़ों से, एक तो कैलोरी से मेजर करते हैं और दूसरा जूल से मेजर करते हैं। कैलोरी की कहानी तो हमको हल्का फुल्का समझ में आ गई कि कैलोरी को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, कैसे उससे डील करते हैं वगैरह वगैरह, ये सारी बातें तो यहाँ पे हो गई। अब हमको किस पे बात करना पड़ेगा? थोड़ा सा जूल पे बात करना पड़ेगा कि जूल का क्या लेना है। तो जूल का कैलोरी से यही लेना देना होता है कि 1 जूल अगर तुम कैलकुलेट करने की कोशिश करो, ठीक है, 1 जूल अगर तुम कैलकुलेट करने की कोशिश करो, स्पेलिंग गड़बड़ हो गई, 1 जूल अगर तुम कैलकुलेट करने की कोशिश करो, तो जो भी कैलोरी का आंसर तुमको मिला है, समझो तुमको अगर उसने बताया कि 420 कैलोरी बर्न हुई है, ठीक है, कुछ तो काम किया तुमने, उसके अंदर तुमने कितने कैलोरी जलाए हैं? 420 जलाए हुए, तो उस वैल्यू को तुम किससे डिवाइड कर दो? 4.2 से। ये हमेशा कांस्टेंट होता है, 4.2 कभी भी बदलता नहीं। तुमको हर बार कैलोरी को किससे डिवाइड करना होगा? 4.2 से। तो अगर तुमने किसी तरीके का काम किया है, समझो अगर तुमने किसी तरीके का काम किया, वो काम करने में तुमने 420 कैलोरी बर्न कर दी है, 420 कैलोरी बर्न कर दी है, तो इसका मतलब क्या है कि तुम उसको किससे, तो तुमने कितना बर्न किया था? 420 कैलोरी बर्न किया हुआ, सही है। पर मैं क्या करूँगा, इस वैल्यू को 420 को डिवाइड कर दूंगा 42 से, ये इसको काट देगा, यहाँ पे बच जाने वाला है
ये हो जाने वाला है कुछ ऐसा 4200 डिवाइडेड बाय 42, आंसर आ जाने वाला है 100 जूल। तो तुमने जो 420 कैलोरी बर्न किए थे वो एक्चुअली कितने थे, 100 जूल थे। ठीक है, तो अगर मैं उसी एनर्जी को कैलोरी के हिसाब से देखूं तो 420 है, उसी एनर्जी को जूल के हिसाब से देखूं तो कितनी है, 100 है। कैलोरीफिक वैल्यू या फिर कैलोरी के अंदर आई हुई जो गिनती है, कैलोरी के हिसाब से आया हुआ जो काउंट है, उस काउंट को अगर हम 4.2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमको एनर्जी का कंजम्पशन या फिर एनर्जी का जो कोई भी करेंसी यूज़ हुई है इसकी एनर्जी की, वो हमको किस यूनिट में मिल जाती है, जूल में मिल जाती है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इतनी बात तुम लोगों को यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने हीट को समझा। हीट क्या है, एनर्जी। हीट का टेम्परेचर से क्या रिलेशनशिप है। हीट हम दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं, जूल और कैलोरी। एक कैलोरी मतलब 1 ग्राम पानी लो, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओ, तो ये बढ़ाने के लिए तुमको जितनी एनर्जी देनी पड़ी उसको हम क्या बोलेंगे, वो हमारे लिए 1 कैलोरी हीट है। और अगर यही 1 ग्राम वाटर की जगह पे 1 किलोग्राम वाटर है तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए हमको जितनी एनर्जी डालनी पड़ी उसको हम 1 किलो कैलोरी बोलेंगे। और ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ये रिलेशनशिप हमको दूसरी यूनिट जो है जूल और कैलोरी के बीच का रिलेशनशिप बता देता है। ये बोलता है कि अगर तुमको कैलोरी में वैल्यू मिला है तो उस वैल्यू को 4.2 से डिवाइड कर दो तो वो किस में मिल जाएगा, तुमको जूल में मिल जाएगा। फिर से, अगर तुमको वैल्यू कैलोरी में मिला हुआ है तुम उसको 4.2 से डिवाइड कर दो तो वो तुमको जूल में मिल जाएगा। कहीं कहीं 4.13 भी लिखा हुआ होगा, चल जाएगा काम, ऑलमोस्ट तुमको नियर आंसर वही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट जिस कॉन्सेप्ट की हम बात करने वाले हैं वो है लेटेंट हीट। अब यहाँ से थोड़ा सा चैप्टर जो है वो अपना इंटेंस फॉर्म लेना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, समझने की कोशिश करना। मैं क्या कर लेता हूँ, मैंने ले लिया वाटर। अब वाटर को अगर मैं ठंडा करते चले जाऊँ पीछे की तरफ तो वो बन जाता है आइस। ठीक है, एक पॉइंट पे। और आगे की तरफ गर्म करते अगर मैं चले जाऊँ तो वो बन जाता है वेपर। इतनी बात तो मुझको हमेशा से मालूम है। ठीक है, आइस वो बनता है 0 डिग्री सेल्सियस पे और वाटर वो वेपर बन जाता है बेसिकली 100 डिग्री सेल्सियस पे। इसको इसका फ्रीजिंग पॉइंट बोला जाता है या फिर इसको उस तरफ से देखा जाए तो इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इसको इसका बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। ठीक है, अगर मैं वाटर को ठंडा करते हुए जा रहा हूँ और यहाँ पे ठंडा हो गया तो ये मेरे लिए क्या बन गया, फ्रीजिंग पॉइंट। और अगर बर्फ़ था, समझो यहाँ पे था -20 डिग्री सेल्सियस, मैं उसको गर्म करते करते आ रहा हूँ तो इस पॉइंट पे क्या होना शुरू हो गया, मेल्ट होना स्टार्ट हो गया। इस वजह से हम इसको क्या बोल देते हैं, फिर मेल्टिंग पॉइंट बोलना स्टार्ट कर देते हैं। इतनी बातें तो हमको क्या हो जाएंगी इसके अंदर समझ में आ ही जाती है। ठीक है, अब ये मेल्टिंग पॉइंट वगैरह की कहानी यहाँ तक काम करती है। अब होता क्या है कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट बड़ा क्रिटिकल है और ये वाला पॉइंट भी बहुत क्रिटिकल है। जो दो पॉइंट तुम लोग देख रहे हो, जिस पॉइंट पे ये आइस बनता है और जिस पॉइंट पे ये वेपर बनता है, ये पॉइंट बड़ा क्रिटिकल है। अब जो वाटर मैंने ले रखा है, फिर से वाटर मैं कितना लिया हूँ, यूनिट मास ले लिया है मैंने वाटर का। इसका मतलब जो भी वाटर मैंने लिया है या तो वो 1 ग्राम है या तो 1 केजी है। हर बार मैं जब सैंपल एक्सपेरिमेंट करूँगा तो वो टाइम पे मैं मास को यूनिट ही रखूँगा और टेम्परेचर को मैं कितना बढ़ाने की कोशिश करूँगा, 1 डिग्री ही बढ़ाने की कोशिश करूँगा मोस्ट ऑफ द टाइम। अभी फ़िलहाल जो टाइप के प्रॉब्लम्स हम अभी देखने वाले हैं, इस केस में तो टेम्परेचर को नहीं बढ़ाना जाने वाला, टेम्परेचर का भी इसके अंदर दूसरा रोल है। पर फिलहाल के लिए याद रखना है कि जो भी मास मैंने ले रखा है वो मास कैसा है, यूनिट 1 ग्राम है या फिर 1 केजी मैंने ले रखा है। तो होता क्या है, खास बात पता है, अगर तुम ये ग्राफ को ध्यान से देखने की कोशिश करो तो ये ग्राफ में तुम लोगों को हल्का थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, इस ग्राफ को अगर तुम देखने की कोशिश करोगे तो ये ग्राफ में तुमको एक छोटी सी बात दिखाई दे रही होगी कि ये पॉइंट जो है 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, ये पॉइंट जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, ये पॉइंट तुमको दिखता है कि ये 0 डिग्री सेल्सियस है। ये ग्राफ सबसे पहले किसका है, ये ग्राफ सबसे पहले तो है टेम्परेचर वर्सेस टाइम का। ठीक है, कि कितना टाइम में वो टेम्परेचर राइज करेगा या कम करेगा, उसका हमने क्या कर रखा है, ग्राफ बना रखा है। इस पॉइंट पे टाइम था 0, मतलब मैंने कुछ भी एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया नहीं है। ठीक है, और ये पॉइंट जो है आगे बढ़ते बढ़ते हम यहाँ पे आने वाले हैं। ये टेम्परेचर बहुत खास है, इसको बोला जाता है 4 डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर। इसके बारे में हम लोग थोड़ा और बात करने वाले हैं। ठीक है, फिर ये टेम्परेचर 4 डिग्री से लेकर के यहाँ तक जा रहा है। ये टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस तक है। इस फेज़ में, इसके पीछे वाला जो फेज़ था, यहाँ तक वाटर क्या था, आइस था। ये 0 से लेकर के 4, इसके बीच में वाटर कैसा हो जाता है, लिक्विड हो जाता है। और 100 डिग्री के आगे वाटर कैसा हो जाता है, गैसियस स्टेट के अंदर चले जाता है।
वाटर किस स्टेट में चले जाता है, गैसीय स्टेट के अंदर चले जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही मैं 4 डिग्री को थोड़ा सा टेम्परेचर दूंगा, नीचे से थोड़ी सी हीट दूंगा, तो 5 डिग्री चले जाएगा, 6 डिग्री जाएगा। जैसे जैसे मैं हीट देते जाऊंगा वैसे वैसे इसका टेम्परेचर क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। वाटर ही है अभी भी, ठीक है, ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे जैसे मैं हीट दे रहा हूँ टेम्परेचर बढ़ते चले जा रहा है। जब ये 100 डिग्री पर पहुँचता है, समझना इस बात को ध्यान से, जब ये 100 डिग्री पे पहुंच जाता है तो मैं इसको एक सर्टन अमाउंट ऑफ हीट देता हूँ और टेम्परेचर बढ़ता नहीं। जब मैं इसको थोड़ी सी हीट देता हूँ तो टेम्परेचर नहीं बढ़ाता वो अपना, उल्टा उस हीट का इस्तेमाल वो कर लेता है अपना फेज चेंज करने में। मतलब किस स्टेट में था, लिक्विड स्टेट में था, मैंने उसको हीट दिया तो 100 डिग्री से उसको 101 डिग्री हो जाना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने क्या किया, अपना फेज चेंज कर लिया। उसने अपने आप को लिक्विड से क्या बना लिया, गैस बना लिया। उसने उस हीट का इस्तेमाल किया अपने आप को किस स्टेट में ले जाने के लिए, अपने आप को लिक्विड स्टेट में से सॉलिड स्टेट में लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में ले जाने के लिए उसने उस हीट का इस्तेमाल कर लिया है। सेम हरकत वो यहाँ पर भी करता है वाटर। जब मैं समझो -20 डिग्री सेल्सियस पे था, मैं इसको हीट देना शुरू कर दिया तो -20, -19, -18 करते 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 मैं कहाँ तक पहुँचा, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री पे जब मैंने इसको हीट दी तो ये हीट को यूज़ करके इसको कितना बन जाना चाहिए था, 1 डिग्री सेल्सियस। पर 0 डिग्री सेल्सियस पे इसने वो हरकत नहीं दिखाई। 0 डिग्री सेल्सियस पे इसने क्या किया कि जो हीट मैंने इसको सप्लाई किया था, वो हीट से इसने अपने आप को क्या कर लिया, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में लाने के लिए इस्तेमाल कर लिया। और इस समय पे जब ये सॉलिड से लिक्विड आ रहा था तो टेम्परेचर जो था वो 0 ही था। टेम्परेचर कैसा था, 0 ही था। और वो स्टेट थोड़ी सी सॉलिड और लिक्विड दोनों की स्टेट थी, और यहाँ पे वो स्टेट लिक्विड और गैसियस दोनों ही स्टेट में थी। ठीक है, तो ये हरकत मुझको समझ में आती है कि 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास कुछ तो वियर्ड हो रहा है। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास कुछ तो गड़बड़ 19-20 चल रही है, ये बात मुझको समझ में आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जब मैं कोई हीट है, वो हीट जब इसको दे रहा हूँ तो वो हीट का इस्तेमाल अपना फेस चेंज करने में लगा रहा है। मतलब सॉलिड से किस स्टेट में सरक रहा है, लिक्विड स्टेट में। जब मैं 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको कुछ ना कुछ टेम्परेचर दे रहा हूँ तो वो अपने आप को उस हीट को अपना टेम्परेचर बढ़ाने में नहीं इस्तेमाल कर रहा, किस में यूज़ कर रहा है, अपने फेस को चेंज करने में। और किसके अंदर चले जा रहा है, लिक्विड से वेपर स्टेट में चले जा रहा है। तो ये सॉलिड से लिक्विड के बीच में जो हीट इसने एब्जॉर्ब कर ली और अपना टेम्परेचर बढ़ाने बोला था लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ाया, इस हीट को हम क्या बोलना शुरू कर देते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ध्यान देना, इस हीट को क्या बोलना शुरू कर देते हैं हम, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मैं तुमको फिर से बोल रहा हूँ, 0 डिग्री पे था, 0 पे ही रुका, मुझको उसको हीट दिया तो टेम्परेचर आगे बढ़ाना चाहिए था, पर उसने टेम्परेचर को आगे बढ़ाया नहीं, तो टेम्परेचर कैसा रह गया, कांस्टेंट। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर बाय यूनिट मास, हर बार बाय यूनिट मास। किसने एब्जॉर्ब किया है, वाटर ने। वाटर का क्या है, यूनिट मास है। लेकिन हर बार तुम वाटर ही लिक्विड को नहीं गर्म करोगे ना, कभी किसी और लिक्विड को गर्म करने लगोगे। तो एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर बोलने के बजाय उसने क्या बोला, एब्जॉर्ब्ड बाय यूनिट मास ऑफ किसी भी तरीके का लिक्विड हो। ठीक है, बाय यूनिट मास ऑफ अ सॉलिड। तो इस स्टेट में, किस स्टेट में है ये, यहाँ पे आइस के स्टेट में, तो यूनिट मास ऑफ सॉलिड टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड फेज, लिक्विड फेज। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय यूनिट मास of solid to convert itself into liquid phase is called specific latent heat of fusion, is called as specific latent heat of fusion। latent heat को फिर से समझने की कोशिश करना कि जब मैं हीट देता हूँ तो उसको अपना टेम्परेचर बढ़ाना चाहिए। जैसे मैं उसको 4 डिग्री पे थोड़ा सा हीट दिया तो उसको 5 होना चाहिए, 5 पे उसको थोड़ी सी हीट दिया तो 6 होना चाहिए। पर 2 पॉइंट ऐसे होते हैं जहाँ पे ये हरकत को छोड़ करके दूसरी हरकत करना स्टार्ट कर देता है। वो 2 पॉइंट कौन से, एक तो है 0 डिग्री सेल्सियस और एक है 100 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे मैं जो हीट दे रहा हूँ उस हीट को टेम्परेचर बढ़ाने के बजाय वो किस में यूज़ करना शुरू कर देता है, अपना फेस चेंज करने में यूज़ करना शुरू कर देता है। पहले किस स्टेट में था, सॉलिड स्टेट में था, किस स्टेट में लाएगा खुद को, लिक्विड स्टेट में लाएगा। तो अगर लेटेंट हीट को डिफाइन करने की बारी आ जाएगी तो द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय अ यूनिट मास ऑफ सॉलिड टू कन्वर्ट या ट्रांसफर कुछ भी बोल दो, ट्रांसफर इट स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड कैन बी डिफाइंड एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो 0 डिग्री पे जो लेटेंट हीट होती है इसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सेम टू सेम हरकत कहाँ हो रही है, सेम टू सेम हरकत यहाँ 100 डिग्री पे भी हो रही है। तो इस पॉइंट पे जो लेटेंट हीट लगा हुआ है उसको हम क्या बोलना शुरू कर देते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, इसको क्या बोलना शुरू कर देते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब इसको भी डिफाइन करें तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड
बाय कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ लिक्विड। पहले किस स्टेट में है, पहले लिक्विड स्टेट में, यूनिट मास ऑफ, यहाँ से सॉलिड होकर लिक्विड हो गया था ना, तो यूनिट मास ऑफ लिक्विड टू चेंज इट्स फेज, कन्वर्ट इनटू गैसियस फेज, वेपर लिखा है गैसियस लिखा है, एक ही बात है, ठीक है, इज कॉल्ड स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसको क्या बोला जाता है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है, समझ में आया, तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब लेटेंट हीट के साथ मैं तुम लोग को एक खास बात बताना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस बात को याद रखने की कोशिश करना, याद रख पाओ तो, कि लेटेंट हीट के अंदर होता क्या है कि लेटेंट हीट एब्जॉर्ब भी की जाती है और लेटेंट हीट को क्या किया जाता है, रिलीज भी किया जा सकता है, ठीक है। अब लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करने और रिलीज करने के पीछे लॉजिक क्या है, ये मैं तक तुमको समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ये सारी बातें मैं क्या करते रहा हूँ, रब करते रहा हूँ, सॉर्टेड, समझो अभी ध्यान से। अब यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि कंडीशन क्या बन गई है कि यहाँ पे मेरे पास आइस है, ठीक है, यहाँ पे बीच में मेरे पास पूरा फेस कैसा है, वाटर है, और एंड में मेरे पास गैसियस फेज आ जाता है, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, वेपर आ सकते हैं, ठीक है। अब मैं आइस से थोड़ा सा पीछे हूँ, ये किधर है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये हरकत कितनी हो रही है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, और ये 100 के बियॉन्ड 120, और ये 0 पे। मेरे पास एक बर्फ़ का टुकड़ा है, मैं इसको गर्म करना स्टार्ट करूँगा तो ये क्या करना शुरू कर देता है, हीट एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। ध्यान देना है कि ये हीट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। मैंने यहाँ पे एक आइस लिया है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। जब वो 0 डिग्री पे पहुँचा, मैंने उसको हीट दिया, वो हीट को उसने एब्जॉर्ब किया और अपना फेज चेंज करके किस में आया, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आया। जो एनर्जी उसने वो टाइम पे एब्जॉर्ब की, उस एनर्जी को या उस हीट को हमने लेटेंट हीट बोला। अब समझो कि मैं वाटर को फ्रीज कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ से तो इसको हीट कर रहा था ना, मैंने क्या शुरू कर दिया, मेरे पास पानी था, मेरे पास वाटर था ऐसा, ठीक है, मैंने इसको हीट करना शुरू कर दिया, यहाँ पे क्या बन जाने वाला है, आके आइस बन जाने वाला है। अब कहीं ना कहीं से हीट करते करते मैं जब पहुँचूंगा तो 0 डिग्री सेल्सियस तक तो पहुँचूंगा, क्योंकि मुझको इसको आइस बनाना है। तो ये पॉइंट पे मैं वाटर को क्या कर रहा हूँ, ठंडा कर रहा हूँ। तो ये क्या कर रहा है, हीट रिलीज कर रहा है। याद रखना ये बात कि ये हीट क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। जब मैं इसको ठंडा कर रहा हूँ तो ये हीट रिलीज करता है, जब मैं इसको गर्म करता हूँ तो ये हीट एब्जॉर्ब करता है। मैंने एक आइस का चंक लिया, उसको क्या करने की कोशिश की, हीट करने की कोशिश की, तो उसने 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर एब्जॉर्ब करके लिक्विड फेज में आया। अगर वो पहले से ही लिक्विड फेज में, मैं उसको ठंडा करते हुए चल रहा हूँ, तो वो क्या करेगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा, एब्जॉर्ब कुछ नहीं करने वाला, क्या करेगा, अब एनर्जी रिलीज करेगा, लेटेंट हीट क्या करने वाला है, रिलीज करेगा। तो यहाँ पर से डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज होता है इसका। यहाँ पर इस हिसाब से अगर मैं डेफिनेशन बताने की कोशिश करूँ, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय सॉलिड टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड। अगर मैं उल्टा बोलना शुरू कर दूँ तो वो हो जाएगा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड बाय लिक्विड टू कन्वर्ट इनटू सॉलिड, ठीक है। अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय सॉलिड टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड, या अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय लिक्विड टू कन्वर्ट इनटू सॉलिड, can both be defined as latent heat of fusion, can both be defined as latent heat of fusion। बराबर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तुम्हारा, सॉलिड पे तुम हो, सॉलिड से लिक्विड फेज में आ रहे हो तो हीट एब्जॉर्ब कर रहे हो। जितनी हीट तुमने एब्जॉर्ब की है पॉइंट क्रॉस करने को, वो लेटेंट हीट है। और तुम लिक्विड स्टेट में हो, वाटर तुम्हारा लिक्विड स्टेट में, तुम सॉलिड की तरफ जा रहे हो, सॉलिड बनना चाहते हो, तो जितनी हीट तुम यहाँ से इधर आ रहे तो एब्जॉर्ब कर रहे थे, यहाँ पे ठंडा पड़ोगे ना, बर्फ़ बनना है तुमको, ठंडा पड़ोगे तो ऑब्वियस जितनी हीट तुम रिलीज करोगे वो हीट भी क्या है, लेटेंट हीट ही है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे फेज चेंज करने के लिए, चाहे सॉलिड से लिक्विड फेज हो, चाहे लिक्विड से सॉलिड फेज हो, तुमको जो हीट एब्जॉर्ब या रिलीज करनी पड़ती है वो हीट होती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सेम टू सेम 100 डिग्री सेल्सियस पे जो हीट तुमको फेज चेंज करने के लिए एब्जॉर्ब या रिलीज करनी पड़ेगी, वो हीट को हम क्या बोलते हैं, वो हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अगर ये चीज़ तुमको समझ में आती है लेटेंट हीट, तो तुमको रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, वर्किंग ऑफ इवेपोरेटिव कूलर, पेट्रोल तुम्हारे हाथ पे गिर के क्यों तुम्हारे हाथ को ठंडा कर देता है, पानी या स्वेट से होम्योस्टेसिस से तुम्हारी स्किन ठंडी कैसे करती है अपनी बॉडी को, इस सारी बातों का जवाब कहाँ बैठा हुआ है, तुम्हारे लेटेंट हीट के अंदर बैठा हुआ है। लेटेंट हीट ही वो तरीका है। तो लेटेंट हीट में होता क्या है, अगर तुमने यहाँ पर थोड़ा सा पेट्रोल डाल लिया तो वो क्या करता है कि पेट्रोल बहुत स्पीड से अपना फेज चेंज करता है, लिक्विड से किस स्टेट में जा रहा है,
गैसियस स्टेट में जा रहा है। जब लिक्विड से गैसियस स्टेट में जा रहा है तो उसको क्या चाहिए, उसको हीट चाहिए ना, तभी तो लिक्विड से गैस में जाएगा, लिक्विड से गैस में जाएगा तो उसको हीट चाहिए। तो वो हीट कहाँ से लेता है, तुम्हारी स्किन से ले लेता है हीट। जब तुम इसके ऊपर रखते हो तुम्हारी स्किन से वो हीट ले लेता है। जब वो तुम्हारी स्किन से हीट ले लेता है तो तुम्हारी स्किन क्या पड़ जाती है, थोड़ा सा ठंडा पड़ जाता है। इस वजह से पेट्रोल तुम्हारे हाथ में थोड़ा ठंडा ठंडा फील होता है अगर तुम उसको हाथ पे रब कर लेते हो तो। ये रीज़न है लेटेंट हीट के काम करने का, ठीक है। अब वाटर के साथ एक खास बात है कि वाटर जो है यही हरकत दिखाने के लिए कितना करेंसी यूज़ करता है, 80। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर तुम स्विच मार रहे हो ये फेज से वो फेज में, तो कितना टेम्परेचर, कितना एनर्जी के साथ तुमको डील करना पड़ेगा, 80 कैलोरीज पर ग्राम। 1 ग्राम पानी को सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड बनने के लिए 80 ग्राम या तो रिलीज करना पड़ेगा या तो एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। और यही गैस में अगर उसको कन्वर्ट होना है तो 540 ग्राम उसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, 540 कैलोरी उसको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा 1 ग्राम को, या 540 कैलोरी उसको रिलीज करना पड़ेगा 1 ग्राम को, ठीक है। अब यही क्या कंडीशन है, कैलोरी है, अपने को किस में चाहिए, जूल में चाहिए। तो कैलोरी से अगर हमको जूल में चाहिए रहता तो हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 4.2 से, हमको वही आंसर क्या मिल जाता है वापस से 2270 या 334, ठीक है। ये बात तुम लोगों को याद रखना है। तो कैलोरी की वैल्यू डिवाइड होगी 4.2 से, जूल की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी 4.2 से। तो ये कहानी है हमारी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की। समझ गए। चले नेक्स्ट देखो फिर क्या बोल रहा है। हाउ मच, क्वेश्चन आ गया, बहुत अच्छे। हाउ मच हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू चेंज 2 kg ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर। कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था तुमको, मैंने बोला था कि ये टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। अब इसके इस तरफ क्या है, सॉलिड है, इसके इस तरफ क्या हो जाने वाला है, लिक्विड हो जाने वाला है, ठीक है। अगर यूनिट मास होता, ध्यान दो, यूनिट मास होता, 1 यूनिट मास होता मतलब 1 ग्राम होता, तो 1 ग्राम इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पे जहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस है वहाँ पे 1 यूनिट मास कितना कैलोरी खा लेता, 540 540 कैलोरीज 1 ग्राम खा लेता, ठीक है। और यहाँ पे 80 कैलोरी 1 ग्राम खा लेता। समझना इस बात को ध्यान से, ठीक है। 80 कैलोरी पर ग्राम मतलब 1 ग्राम को कन्वर्ट होने के लिए कितना चाहिए, 80 कैलोरी चाहिए। 540 कैलोरी पर ग्राम मतलब 1 ग्राम को कन्वर्ट होने के लिए किस स्टेट से, लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में जाने के लिए कितना चाहिए, 540 कैलोरी चाहिए, ठीक है। अगर इस पॉइंट पे यूनिट मास होता तो किस में से किस में कन्वर्ट हो रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस पे है, पानी में कन्वर्ट हो रहा है, आइस से कन्वर्ट हो रहा है, तो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जा रहा है। अगर 1 ग्राम होता तो कितना लेता, 80 कैलोरी पर ग्राम ले लेता, 1 ग्राम होता तो। पर 1 ग्राम नहीं है, कितना है, 1 ग्राम नहीं है, बोलता है कितना है, 2 kg है भाई, 2 kg है, ठीक है। तो ग्राम से कैलोरी का लेना देना था, केजी से किसका लेना देना होगा, केजी से लेना देना होगा 80,000 के आसपास, ठीक है। पर मैं तुमको एक थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। पर 1 ग्राम नहीं है, कितना है, 1 ग्राम के बदले 2 किलो है, ठीक है। तो यहाँ से मुझको समझ में आता है कि 1 ग्राम नहीं है, 1 ग्राम के अगेंस्ट में कितना है, 2 kg है, ठीक है। तो अगर ये 80 कैलोरी जो है इसको हम 1 यूनिट दे देते हैं, इसको हम आज से बोलना शुरू कर देंगे L, और L के नीचे लिखेंगे छोटा सा F। तो L के नीचे F लिखा हुआ है तो वो क्या बन गया मेरा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, LF, ठीक है। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को मैं लिखूंगा LV। अब यहाँ से अगर यूनिट मास के अलावा दूसरा कोई मास आना शुरू हो गया, अगर 1 ग्राम होता तो 80 लेता, पर 2 kg है तो कितना लेगा, ये अभी हमारे दिमाग में सवाल उठ गया। तो उसके लिए एक फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है, Q इज इक्वल्स टू M इंटू L, ठीक है। समझना इस बात को ध्यान से। अगर यूनिट मास होगा तो M की जगह पे कितना लिख उठेगा, L 1 लिख उठेगा। तो कितनी हीट लग गई, लेटेंट हीट के बराबर ही लग गई। अगर 80 लिखोगे इसके जगह पे तो Q भी कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 80 हो जाएगा। लेकिन Q इज इक्वल्स टू ML, ये वाला फॉर्मूला मुझको ये बताता है कि अगर यूनिट मास के अलावा दूसरा भी कोई मास है जैसा 2 kg, तो इसके जगह पे M की जगह पे मैं कितना लिखूंगा, 2। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी होती है, 80, तो मैं कितना लिखने वाला हूँ, इसको 80 लिखने वाला हूँ। और यहाँ पे मैं डाल दूंगा Q, तो Q के आंसर हो जाने वाला है 160। ध्यान देना अब ये बात पे ध्यान से कि 80 कैलोरी पर ग्राम बोला उसने, तो जो हीट हमको मिली है वो किस में मिली हुई है, कैलोरी में मिली है। अगर उसने वैल्यू तुमको जूल में दी होती, 80 × 4 कर दी होती थी, ठीक है, तो उस हिसाब से हम क्या कर देते थे, उसको किस में करना, 334 के आसपास अगर उसने बताया होता था। इसका एक वैल्यू और होता है, या तो 80 होता है या
334 जूल पर ग्राम होता है। तो अगर उसने जूल बोला होता तो ये आंसर अपना किस में आ जाता, जूल में। उसने कैलोरी दिया हुआ है मुझको 80 कैलोरी पर ग्राम, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, 160 कैलोरी लिखूंगा। यहाँ पे मेरी यूनिट क्या हो जाएगी, कैलोरी हो जाने वाली है। सिंपल है, समझ में आ रहा है। फॉर्मूला हमारा फर्स्ट लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या बन गया है, Q इज इक्वल्स टू M इंटू एल। अब इस पर बहुत डीप है, बहुत सारी बातें, पर ज़्यादा तुम लोगों को परेशान नहीं करूंगा। फिलहाल याद रखना है कि लेटेंट हीट का फॉर्मूला तुम क्या लिखोगे, Q इज इक्वल्स टू M इंटू एल। एक और एग्जाम्पल इसके अंदर है, सिंप्लीफाई होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ से टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी। हाउ मच हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू चेंज 5 kg। तो गिवन मुझको बताता है मास, मास कितना है, मास है 5 kg, ठीक है। और बोल रहा है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या फिर मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्ट कहाँ होता है, 0 डिग्री पे ही होता है, ठीक है। वो कितना दिया हुआ है मुझको, LF लिखता हूँ मैं उसको। वो मुझको दिया हुआ है 540 किलो कैलोरी पर kg। एक बात बच्चे याद रखना है हमेशा कि अगर ये वैल्यू 540 कैलोरी पर ग्राम होती तो भी बात चल जाती, क्योंकि अगर किलो कैलोरी है तो मैं लिखता था ऊपर 1000 कैलोरीज। 540 मैं क्या लिख दूंगा, किलो कैलोरी मतलब 1000 कैलोरी मिलके बने हुए, और किलोग्राम है मतलब कितना, 1000 ग्राम ना, तो हजार को काट ही देगा। आंसर वापस से क्या हो जाने वाला है, 540 कैलोरी पर ग्राम। तो यहाँ पे किलो कैलोरी पर केजी लिखा हो या फिर कैलोरी पर ग्राम लिखा हो, तुमको इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी भी, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या हो जाएगा कि किलो कैलोरी पर ग्राम अगर उसने लिख दिया, तो देखो ऊपर किलो लगा हुआ है, नीचे सिर्फ ग्राम है, या फिर कैलोरी पर केजी लिख दिया उसने, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा, एक्सेप्शनली तुम लोगों के लिए तो इतना कॉम्प्लिकेट नहीं किया जाएगा। पर फिलहाल मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि कैलोरी पर ग्राम और किलो कैलोरी पर केजी, ये समझ में आ रहा है तुमको, सेम ही होगा। किलो कैलोरी को मैं लिख सकता हूँ 1000 कैलोरी, किलोग्राम को मैं लिख सकता हूँ 1000 ग्राम, 1000 काट देगा, लास्ट में यूनिट वही बचेगी 500 किलो कैलोरी, 500 किलो कैलोरी। तो ये सारी चीज़ें सेम ही है, ठीक है। अब ये बातों को इग्नोर करते हुए मैं तुमको यहाँ लेकर आता हूँ। मेरा फॉर्मूला लेटेंट हीट के लिए क्या है, जब भी वो ऐसा बोल देगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो यही फॉर्मूला यूज़ करना है मुझको, Q इज इक्वल्स टू M इंटू एल। टोटल हीट मुझको पता करने बोला शायद, हाउ मच हीट, तो मुझको Q फाइंड आउट करना है। मास उसने मुझको बताया कितना है, 5 kg मल्टीप्लाइड बाय L कितना है मेरा 540, 0, 20, 25, 22, ध्यान देना फिर से 2200 आंसर मेरा आ रहा है। वैल्यू उसने मुझको बताई है किसमें, किलो कैलोरी पर केजी में, तो भी मैं क्या लिखने वाला हूँ, कैलोरीज लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। किलो कैलोरी पर केजी, कैलोरी पर ग्राम कोई तकलीफ नहीं देता है, ठीक है। किलो एक दूसरे को यहीं पे काट भी लेते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऊपर वाला भी वैल्यू किलो में, नीचे वाला भी वैल्यू किलो में, कोई डिफरेंस क्रिएट होने वाला नहीं है, ठीक है। सिंपल है, बहुत सिंपल, बहुत सिंप्लीफाइड, कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये सारी बात तुम लोगों को रिलेटेड टू लेटेंट हीट याद रखना है। थोड़ा ध्यान से 2-4 बार जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे ना, तुमको धीरे धीरे लेटेंट हीट बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा। और लेटेंट हीट को समझना भी इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा बोलता हूँ फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स के कंसेप्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इक्वेशन लिखना, कहानी लिखना, ये सब मैटर नहीं करता, तुमको फिजिक्स कितना अच्छा समझ आ रही है ये इंपॉर्टेंट है। तो ये सिर्फ सोचने की कोशिश करो कि वाटर वहाँ पे किस तरीके का बिहेवियर दिखा रहा है। अगर वो समझ जाओगे तो न्यूमेरिकल बड़ा फटाफट सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम नहीं कंज्यूम करूँगा, वरना बहुत बातें कर सकता हूँ इसके ऊपर। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जिसकी बात अपने को करना है वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक अजीब ही केस है। मैं क्या कर लेता हूँ कि मैं एक स्पीयर ले लेता हूँ, ये स्पीयर जो है वो कॉपर का बना हुआ है, ठीक है। मैं क्या कर लेता हूँ, एक और स्पीयर ले लेता हूँ और ये आयन का बना लेता हूँ, और एक स्पीयर ले लेता हूँ और इसको मैं किसका बना लेता हूँ, एल्यूमिनियम का बना लेता हूँ। 3 स्पीयर मैंने ले लिए हैं, तीनों के नीचे मैंने क्या कर दिया, बर्नर लगा दिया। बर्नर ने आग फेंकना शुरू कर दिया इनके ऊपर, ठीक है। इसके नीचे भी मैंने बर्नर लगा दिया, इसके नीचे भी मैंने बर्नर लगा दिया, इसके नीचे भी मैंने बर्नर लगा दिया। दोनों को मैं क्या सप्लाई कर रहा हूँ, हीट सप्लाई कर रहा हूँ। ये लो हीट, ये इसका हीट और ये इसको हीट, बराबर बराबर हीट सप्लाई कर रहा हूँ, कोई भेदभाव नहीं, सबको बराबरी से हीट सप्लाई कर रहा हूँ। इसका इनिशियल टेम्परेचर है T1, इसका भी इनिशियल टेम्परेचर है T1 और इसका भी इनिशियल टेम्परेचर है T1। मुझको डिजायर्ड टेम्परेचर तक पहुंचना है जहाँ T1 के अंदर ज़्यादा टेम्परेचर ना बढ़े, बस कितना बढ़ जाए, 1 डिग्री बढ़ जाए। इसका भी T1 है तो T1 से ये कितना बढ़ जाए, 1 डिग्री बढ़ जाए, और इसका भी T1 है तो इसका भी T1 से कितना बढ़ जाए, 1 डिग्री सेल्सियस। तीनों के टेम्परेचर को मुझको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, ठीक है। समझना, 3 स्पीयर अलग अलग मटेरियल के, और तीनों को मुझको क्या करना है, 1 डिग्री टेम्परेचर इनका बढ़ाना है। इसका मतलब टेम्परेचर को चेंज कितना करना है,
1 डिग्री सेल्सियस। डेल्टा टी यहाँ पे क्या स्पेसिफाई करता है, चेंज इन टेम्परेचर को स्पेसिफाई करने की कोशिश करता है। डेल्टा टी मुझको बता रहा है कि सबका टेम्परेचर कितना बढ़ाना है, 1 डिग्री बढ़ाना है। वैसे कम करने के नज़रिए से भी देख सकते हैं, अगर मैं इसको गर्म करके 1 डिग्री बढ़ा रहा हूँ तो उस तरफ से मैं इसके ऊपर बर्फ इसीलिए रख दूंगा, एक ठंडा करके मैं 1 डिग्री क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं इसका टेम्परेचर बदलने की कोशिश करूँगा, तो इसका टेम्परेचर सिर्फ 1 डिग्री बदलना चाहिए, 2 डिग्री नहीं, सिर्फ 1। अगर मैं इसको गर्म करने के नज़रिए से सोचता हूँ कि मैं इसको हीट करके 1 डिग्री बढ़ाऊंगा, तो तुमको लगता है कि ये Q1, ये Q2 और ये Q3, अगर मैं इसको, कॉपर है कुछ अलग अमाउंट ऑफ हीट लेगा, आयरन है कुछ अलग लेगा, एल्यूमिनियम है अलग लेगा। और आयरन को तुम लोगों ने कभी कभी कास्टिंग होते देखा होगा, कास्टिंग के अंदर वो लोग एल्यूमिनियम को पिघला करके, मेल्ट करके उसको किसी न किसी तरीके का शेप देते हैं। लेकिन तुमने कभी आयरन को ये हरकत करते नहीं देखा होगा, जल्दी तो नहीं देखा होगा, इतना तो मुझको गारंटी है। कॉपर को भी तुम लोगों ने रेयरली देखा होगा ये हरकत करते, कॉपर भी कर सकता है, लेकिन मुझको लगता है कि एल्यूमिनियम जल्दी से पिघल जाएगा। मुझको लगता है कि आयरन पिघलने में बहुत टाइम लेने वाला है, और कॉपर कंपैरेटिवली तुम दोनों के, एल्यूमिनियम और फेरस के, इन दोनों के बीच में क्या होगा, कंपैरेटिवली दोनों के बीच में टाइम लेने वाला है। तो मुझको लगता है कि इसका टेम्परेचर अगर 1 डिग्री बढ़ाना हो तो कुछ अलग अमाउंट ऑफ हीट लगेगी, इसको अलग अमाउंट ऑफ हीट लगेगी, इसको अलग अमाउंट ऑफ हीट लगेगी। तो मुझको लगता है कि Q1 विल नॉट बी इक्वल टू Q2 विल नॉट बी इक्वल टू Q3। सबका जो है 1 डिग्री बढ़ाने का टेम्परेचर जो है वो अलग अलग होगा, ठीक है। तो अगर मैं एक बात बोलने की कोशिश करूं कि सबका जो हीट का कैपेसिटी है 1 डिग्री बढ़ाने के लिए वो अलग अलग है, सबकी हीट की कैपेसिटी स्पेसिफिक है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक है। अगर मैं इस टाइप का मटेरियल ले लूँ तो इसका टेम्परेचर 1 डिग्री अगर मुझको बढ़ाना हो तो ये कुछ अलग अमाउंट ऑफ हीट मांगेगा, बोलेगा 10 किलो कैलोरी दो, ठीक है। और अगर मैं ये मेटल ले लूँ, सिल्वर ले लूँ, इसको गर्म करने की कोशिश की, ये शायद 20 मांगने लगेगा, कोई और मेटल ले लूँगा 30 मांगने लगेगा। सब लोग अलग अलग हीट मांगते हैं अपना टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, ठीक है। और मैंने सबका मास जो लिया हुआ है वो 1 यूनिट लिया हुआ है, याद रखना। हर बार मैं मास कितना हमेशा अज्यूम करता हूँ, यूनिट ही अज्यूम करता हूँ। और टेम्परेचर का चेंज भी मोस्ट ऑफ द टाइम में कितना लेता हूँ, 1 डिग्री का ही लेता हूँ। तो हमको अगर डिफाइन करने की बारी आ जाए तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास, हमेशा टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट by 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसकी है, उसी ऑब्जेक्ट की है। अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितना टेम्परेचर लग रहा है, लेकिन इसका मास यूनिट होना चाहिए, 1 किलो या 1 ग्राम यूनिट मास हमेशा, ठीक है। तो इसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट लग रहा है वो इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, इसकी हीट की कैपेसिटी है, इसको 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितना चाहिए। वैसे ही सेम टू सेम कंडीशन इसके साथ भी है, ये एक दूसरी चीज़ है। इसको 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना हीट चाहिए वो इसको स्पेसिफिक है। इस मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी जो इसकी अलग है, इसकी अलग है, किसी और एलिमेंट की अलग है, इसको हम क्या बोलना शुरू कर देते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लास्ट में है तो हीट ही, ठीक है। तो वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को समझने की कोशिश करना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का सिंबल जो होता है वो क्या होता है, सी होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यहाँ पे जो सी बैठी हुई ये है हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये सब मटेरियल की अलग अलग होती है। अब मैंने एक स्फीयर ले लिया, इसका मास अगर 1 यूनिट है, 1 यूनिट 1 kg, तो m के जगह पे मैं, इसका ये फॉर्मूला है Q इज इक्वल्स टू MC डेल्टा T। ध्यान देना, ठीक है। अगर मैंने मास को यूनिट लिया हुआ है तो मैं मास की जगह पे लिखूंगा 1। अगर मैंने टेम्परेचर कितना बढ़ाया उसके हिसाब से 1 डिग्री बढ़ाया हुआ तो मैं यहाँ पे भी कितना लिखूंगा 1। और डेल्टा सी क्या हो जाएगी, डेल्टा सी उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसके बराबर हो जाएगी, जितना उसने हीट एब्जॉर्ब किया। तो हीट एब्जॉर्ब विल बी इक्वल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लेकिन अगर मास 1 यूनिट नहीं है, 2 kg है, 5 kg है, 10 kg है, तो m के जगह पे 1 नहीं लिख सकते, m के जगह पे हमको 5 या फिर 10 कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। अगर हमने टेम्परेचर 1 डिग्री नहीं बढ़ाया, 10 डिग्री बढ़ाया, 15 डिग्री बढ़ाया, तो भी क्या करना पड़ेगा, हमको उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। 1 लिखने के बजाय हमको यहाँ पर 10 या 15 लिखना पड़ेगा ऑब्वियस है। तो भी तो इसके ऊपर डिपेंड करता ही है कि वो 1 डिग्री लेने के लिए कितना हीट ले रहा है। बस अगर 1 ग्राम 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 10 ले रहा है तो 2 ग्राम 20 लेंगे, 3 ग्राम 30 लेंगे, 4 ग्राम 40 लेंगे। और अगर 1 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा चाहिए, 1 के बदले 2 डिग्री टेम्परेचर में फ़र्क, 40 से 80 हो जाएगा, 3 डिग्री में 80, 120 ऐसे जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे लिए अब नया फॉर्मूला क्या बन जाता है, स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला है हमारा Q इज इक्वल्स टू MC डेल्टा T। जब तक यूनिट मास था और यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस था तब तक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसके बराबर थी, अमाउंट ऑफ हीट के बराबर थी। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ अ यूनिट मास इज इट्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फिर से, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज
द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ अ यूनिट मास इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लेकिन मास अगर बदला, चेंज इन टेम्परेचर बदला, तो ये फॉर्मूला काम करना चालू कर देता है। अब किस तरीके से काम करता है वो देखने की बारी आ गई। तो चलो फिर, हाउ मच हीट एनर्जी इज नेसेसरी टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 5 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 20 to 100। ठीक है, तो हमको क्या बता रहा है कि हमको मास दिया हुआ है, कितना मास दे रहा है हमको, 5 kg। ठीक है, हाउ मच हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड, नहीं मालूम। ठीक है, हाउ मच हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड, नहीं मालूम है। ठीक है, फ्रॉम 20 डिग्रीज टू 100, तो इसका हायर टेम्परेचर TH, हाई टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। इसका लोअर टेम्परेचर कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। एक बात बहुत लाउड मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि डेल्टा T इज हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। पहला माइनस दूसरा या दूसरा माइनस पहला, नहीं, कभी नहीं। कभी ये चीज़ गर्म से ठंडी की जाएगी, कहीं ये चीज़ ठंडे से गर्म की जाएगी, ये बात याद रखने की कोशिश करना। तो हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वाली वैल्यू, हमेशा 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 जो बड़ा वैल्यू है माइनस से छोटा वैल्यू ही करना है। तो ये आंसर तुमको मिलने वाला है शायद 80 डिग्री सेल्सियस, डेल्टा T। तुम्हारा फॉर्मूला क्या बोलता है, Q इज इक्वल्स टू MC डेल्टा T। ठीक है, इस केस में C का वैल्यू गिवन नहीं है, मैं तुमको बता देता हूँ 1 है, 5 कितना है, मास तुम्हारा 5 मल्टीप्लाइड बाय 80। Q की वैल्यू कितनी हो जाने वाली है, 5 8 40, 400। रुक जाओगे अभी, 1 कैलोरी से चलता है इसका कहानी, तो Q तुम किस में लिखने वाले हो, कैलोरी। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इस केस में 1 कैलोरी पर ऐसी होती है। ठीक है, याद रखना। इस बार C का वैल्यू गिवन नहीं था, मोस्ट ऑफ द टाइम C का वैल्यू तुमको गिवन रहेगा, 1 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस ऐसे वैसे गिवन रहेगा। ठीक है, सिंपल है। समझ में आया MC डेल्टा T वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे करना है, इस तरीके से करना है, भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सिमिलर प्रॉब्लम्स इसके पास। देखें, अब ये वाला कंसेप्ट जो है ना, वो तुम्हारे लेटेंट हीट को और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दोनों को साथ में लेकर के आने वाला है, तो थोड़ा सा तुमको और अलर्ट होने की ज़रूरत है। ध्यान दो, ये हमारा आज के लिए जो क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे हम नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर के अंदर बात करेंगे। फिलहाल देखते हैं इधर क्या हो रहा है। ठीक है, तो हाउ मच ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड फॉर 2 kg ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस into water at 20 degree Celsius if the specific latent heat of fusion of water is 33400 joule per kg। ध्यान देना, जूल पर kg, and heat capacity of water, specific heat capacity of water is 4200 joule per kg Kelvin, per kg Kelvin। ठीक है, ये बात को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, मैं तुमको इसके अंदर बताने वाला हूँ, इसीलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। गिवन, हमको हमेशा यूनिट सारे एक ही फेज में होनी चाहिए, या तो सब तरफ गिनती जो है ग्राम ग्राम ग्राम, या तो सब तरफ गिनती केजी, इसी हिसाब से होनी चाहिए। ऊपर नीचे हिली हुई होती है तो हमसे हैंडल नहीं होता, या फिर कैलकुलेशन के अंदर गड़बड़ होने के चांसेस हो सकते हैं। हमेशा उस केस में हमको क्या करना पड़ता है, कन्वर्जन सबसे पहले लगा लेना पड़ता है। अगर तुमने पहले ही कन्वर्ट कर लिया है तो बड़ा सिंपल हो जाने वाला, पर ठीक है कोई बात नहीं, मुझको जो मालूम है, जितना मेरे समझ में आता है मैं उससे चलता हूँ। मास मुझको उस हिसाब से बता रहा है कितना है, 2 किलो। ठीक है, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 2 kg ऑफ आइस, वाटर है 2 kg है। शुरुआत में इसका टेम्परेचर था T, लोअर टेम्परेचर, फिर से लोअर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, और हायर टेम्परेचर इसका कितना हो जाने वाला है, 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ कौन सी फ्यूजन, तो मैं क्या लिखूंगा, LF। कितनी दी है उसको, 33400, ठीक है, जूल पर केजी, जूल पर केजी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान देना अभी। ठीक है, और यहाँ पे मुझको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C उसने बताया है 4200 जूल पर केजी केल्विन, जूल पर केजी केल्विन। इतनी बातें यहाँ पे याद रख ली मैंने, इतनी बातें मुझको समझ में आ गई। अब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को एक बात याद रखने की कोशिश करो, मैंने तुम लोगों को बताया था थोड़ी देर पहले कि यहाँ पे होता क्या है कि कभी कभी कहानी ऊपर ऐसे लिखी हुई होती थी, किलो कैलोरी पर केजी, या फिर मैं याद दिलाने की कोशिश करूँ तो वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाटर का कितना था, 80 किलो कैलोरी, या फिर इसको हम कितना लिख सकते थे, 80 × 1000 कैलोरी डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम। ठीक है, ये 1000 है, 1000 काट देगा, फिर से आंसर क्या हो जाने वाला है तुम्हारा, 80 कैलोरी पर ग्राम, या फिर 80 किलो कैलोरी पर ग्राम।
पर केजी, ठीक है। तो वैल्यू तो 80 ही है, अगर ऊपर भी केजी नीचे भी केजी, या ऊपर केजी गए नीचे भी केजी गए। लेकिन अगर ऊपर एक जगह केजी है, ऊपर समझो ऊपर किलो कैलोरी है और नीचे सिर्फ ग्राम है, तो गड़बड़ होता है। या फिर ऊपर कैलोरी दिया हुआ है और नीचे केजी दे दिया है, तो थोड़ा सा गड़बड़ होता है। तो तुम्हारी जो वैल्यू होती है, जो यहाँ पे 80 होनी चाहिए थी, वो वैल्यू क्या होगी, थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो जाएगी। सेम कंडीशन यहाँ पे भी बनने वाली है। यहाँ पे भी उसने कितना बताया मुझको, जूल बता दिया है, ठीक है, जूल के अंदर वैल्यू दे दी है। अब इस बात को मुझको यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा मुझको, इसको 334 याद रखो, 334 इंटू 1000 जूल, इंटू 1000 जूल पर केजी लिखना पड़ेगा। वो बन जाएगा 334 इंटू 1000 से बन जाने वाला है वो किलो जूल पर केजी। ऊपर भी किलो आ गया, नीचे भी किलो आ गया, मेरा वैल्यू हो गया 334 किलो जूल पर केजी। कितना हो गया वो, 334 किलो जूल पर केजी। मैंने इसको क्या कर लिया, थोड़ा सा कन्वर्ट कर लिया। ऊपर भी केजी आ गया, नीचे भी केजी आ गया। अब केजी केजी को काट भी दे तो मुझको मिलेगा जूल पर ग्राम, 334 जूल पर ग्राम। अब 334 जूल है, याद रखो 334 जूल है, तो 334 जूल जो होता है वो 80 किलो कैलोरी के बराबर ही होता है। अब तुम इसको 334 लिख कर सॉल्व कर दो या फिर 80 लिख करके सॉल्व कर दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पर हमको जो मालूम है ना, अपन वही करेंगे। अपने को कैलोरी में दिया नहीं, अपने को दिया जूल में, हम लोग इसको जूल में ही सॉल्व करेंगे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करेंगे बिल्कुल भी। अब सी, फिर से कहानी यहाँ पे वही है, जूल इधर क्या होगा केजी, मैं इसको लिख दूँ क्या 4.2 किलो जूल पर केजी केल्विन, या फिर मैं इसको लिख दूँ 4.2 जूल पर ग्राम केल्विन। एक प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी मैंने। एक तो सी को मैंने संभाल लिया, दूसरा मैंने एलएफ को संभाल लिया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को संभाल लिया। एक चीज़ अभी भी अटक कर गई है, केल्विन, ये क्या है, ये तो केल्विन है भैया। और हमको टेम्परेचर किस में दिया हुआ है, टेम्परेचर हमको दिया डिग्री सेल्सियस में। टेम्परेचर हमको किस में दिया, डिग्री सेल्सियस में दे दिया, ठीक है। लोअर टेम्परेचर क्या है तुम्हारा, लोअर टेम्परेचर तुम्हारा 0 डिग्री सेल्सियस है, मतलब कितना मालूम है 273 केल्विन, ठीक है। हायर टेम्परेचर तुमको कितना दिया उसने, 20 डिग्री सेल्सियस है, मतलब कितना हो जाएगा 293 केल्विन। अरे यार तुम जब डेल्टा टी निकालोगे तो तुम लिखोगे हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर। अब तुम इसको 20 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस लिख दो, या फिर 293 केल्विन माइनस 273 केल्विन लिख दो, फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला, लास्ट में आंसर तुमको 20 ही मिलेगा, ठीक है। तो चेंज इन टेम्परेचर केल्विन में दिया हो चाहे जिसमें दिया हो, कोई फर्क पड़ता नहीं, हम लोग उसको डायरेक्टली ये सेल्सियस में भी हो और ये केल्विन में भी हो, कुछ डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाएगा, कुछ उखाड़ नहीं पाने वाला, ठीक है। चलते हैं फिर, ये सारी कहानी हो गई। अब मुझको हीट निकालना है, Q इज इक्वल्स टू MC डेल्टा T, ये कहानी होने वाली है। और Q इज इक्वल्स टू ML। अब तुम लोग बोलोगे अब ये क्या, एक ही तो चाहिए था, दो Q। ध्यान से देखो, ये पॉइंट है, ये पॉइंट पे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, बंदा यहाँ पर से आइस प्लस वाटर के स्टेट में है 0 पे। इसके पीछे वो किस स्टेट में था, आइस के स्टेट में था। इसके आगे वो किस स्टेट में होने वाला है, वाटर के स्टेट में होने वाला है। तुम 0 डिग्री सेल्सियस पे जब टेम्परेचर देना शुरू करोगे तो तुमको लगता है कि वो जैसे ही तुम टेम्परेचर दोगे वो तुरंत 1 डिग्री सेल्सियस पे सरक जाएगा, नहीं सरकने वाला ना। पहले वो उस टेम्परेचर का इस्तेमाल किस काम के लिए करेगा, पहले वो उस टेम्परेचर का इस्तेमाल करेगा अपनी लेटेंट हीट के अंदर अपने आप को सॉलिड से लिक्विड लाने में। तो सबसे पहले तो वो क्या करेगा, इस पॉइंट पे टेम्परेचर एब्जॉर्ब करेगा और अपने आप को चेंज करेगा, Q इज इक्वल्स टू ML वाले स्टेट में लाएगा। फिर इस पॉइंट से आगे 20 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस तक, और वो पॉइंट पे वो जो हीट एब्जॉर्ब करेगा वो करेगा MC डेल्टा T। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए रेंज की जो वैल्यू है वो MC डेल्टा T, और इस पॉइंट पे अपना फेस चेंज करने के लिए, अपना सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आने के लिए वो जो टेम्परेचर का इस्तेमाल करेगा वो बन जाएगा ML। इसके लिए उसने बोला हाउ मच हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड, तो Q की वैल्यू हो जाने वाली है, पहले तो उसने ML लगाया, अपने आप को आइस से सॉलिड बनाया, उसके बाद अपना टेम्परेचर बढ़ाया MC डेल्टा T तक। तो M दोनों के पास कॉमन है, मुझको लगता है L प्लस C डेल्टा T लिखना चाहिए मुझको, इज इक्वल्स टू M। L को देखो, L कितना है, L है अपना 80, 80 नहीं लिखेंगे अभी इसको, चलो भाई रब कर दे,
ठीक है, 80 नहीं लिखने वाले हैं क्योंकि जूल इधर जूल में रखा हुआ है, वहाँ कैलोरी में नहीं लाएंगे। कितना लिखेंगे उसको, 334 प्लस सी का वैल्यू ढूंढो, सी का वैल्यू कितना है 4.2। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर कितना मिला हुआ है, चेंज इन टेम्परेचर मिला है तुमको 20, तो यहाँ पे तुम कितना लिखोगे 20, यहाँ पे हो जाएगा आंसर 84 प्लस 334 इंटू मास कितना है, मास उसका दिया हुआ है 2 kg, यहाँ पे तुम m के जगह पे लिखोगे 2, तो 2 4 4 4 8 11 और 418 इंटू 2, तो 8 2 16, 2 1 2 3, 4 2 836, ध्यान दो 836, ये तुमको मिला Q, Q का वैल्यू तुमको कितना मिला हुआ है 836, कैलोरी है जूल है, कैलोरी है जूल है, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान। S की वैल्यू देखो, S को ढूंढो, C को ढूंढो, स्पेसिफिक हीट स्पेसिफिक हीट C को ढूंढो, और उसके बाद LF को देखो, सबके अंदर हीट किस स्टेट में दी हुई थी, जूल, यहाँ पे किस स्टेट में दी हुई थी, जूल। आंसर भी किस कंडीशन पे छोड़ेगा, जूल ही बोलेगा, बोलेगा जूल ही चाहिए भाई, समझे। 10th स्टैंडर्ड में हो, ये चैप्टर तुमको अभी बताने वाला है कि क्यों तुमको 11th 12th को सीरियसली लेने की ज़रूरत है, ध्यान देना। ये थोड़ा थोड़ा तुमको अंदाज़ा दिखाएगा कि 11th 12th के अंदर कुछ ज़्यादा नहीं है, इसके अंदर ये कुछ भी नहीं है। 11th 12th का सिलेबस जो तो वास्ट होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ये तुमको हल्का फुल्का अंदाज़ा बताएगा कि वहाँ पे होने क्या वाला है, किस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड थिंकिंग करने की, टास्क करने की तुम्हारी कैपेसिटी बढ़नी चाहिए। ठीक है, ये सारी बातों को सीखो, धीरे धीरे इन सारे कंसेप्ट के साथ कनेक्शन बनाओ। ये सारे कंसेप्ट तुम्हारे फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा फिजिक्स के साथ कनेक्शन होना ज़रूरी है, इक्वेशंस आने ज़रूरी नहीं है। इक्वेशन सब समझ में आता है एक बार कनेक्शन होता है तो। एग्जाम में क्वेश्चन देख के कन्फ्यूज होते हो जस्ट बिकॉज तुम्हारा कंसेप्ट के साथ कनेक्शन नहीं, तुमने फिजिक्स को फील नहीं किया, तुमने उसके साथ कनेक्ट नहीं किया। अपने आप को उससे कनेक्ट करो, कुछ प्रॉब्लम कोई डाउट नहीं होगा, मार्क्स वगैरह सब कुछ आएंगे, सब कुछ होगा, क्योंकि ये प्रोसेस एजुकेशन का है, ये प्रोसेस पढ़ाई का है, ये कंपटीशन के लिए नहीं है। मैं तुमसे कोई एग्ज़ाम नहीं क्रैक करवाने वाला, मैं तुमको सिर्फ बताने वाला हूँ कि एक्चुअली में तुम यहाँ पे क्या करने खड़े हुए हो, पढ़ने खड़े हुए हो। सिर्फ समझो कि फिजिक्स काम करता कैसे है, सब कुछ खुद से होने लगेगा, सारे कंपटीशन निकलेंगे, सारे एग्जाम निकलेंगे, सब कुछ होगा, लेकिन तब होगा जब तुमको समझ में आएगा। और कंपटीशन निकल पड़ोगे तो एक का निकलता है, 1000 अटक जाते हैं, 999 का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, बस इसीलिए। ठीक है, कंसेप्ट को क्लियर करो, सब कुछ होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में और थोड़े कंसेप्ट की बात करेंगे, तब तक के लिए